तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस सॉल्यूशन में घुले हुए टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे और किस तरह के सब्सटेंस वाटर में जाके नहीं टूटते, इसका नॉलेज हमें पहले ही होना चाहिए। यानी कि सॉल्यूशन की वो तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज 4 होती हैं। और आपको कोई फंसा देगा, आपसे कोई पूछेगा क्या वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप कहेंगे नालायक हो। उस तरह के सॉल्यूट इन 3 कॉन्सेप्ट्स में मिलेंगे और चौथे वाला है ऑस्मोटिक प्रेशर इसके लिए। लेकिन इतना तो आज के डेट में हम जान गए हैं कि भैया ये चारों कुछ और नहीं क्या होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की इस फटाफट तैयारी में आज लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो आप सभी को पहले से पता है कि ये टॉपिक इस लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइए फटाफट सीखते हैं इस सेशन में। तो इसमें सबसे पहले ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस सॉल्यूशन में घुले हुए सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, ना कि उस सॉल्यूट के नेचर पर। यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर करना है वो ये क्लियर करना है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, ना कोई सॉल्यूट की प्रॉपर्टी होती है, ना सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। ये जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हो ये सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को बताता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां से ये क्लियर किया कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रही है सॉल्यूशन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। अब दूसरी बात, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उसमें घुलने वाले सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे, ना कि उस सॉल्यूट के नेचर पर। आइए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस जो चैप्टर में थोड़ी बहुत बातें तो जान ली हैं वेपर प्रेशर के बारे में, तो उसी से देखिए यहां पे हमने 3 कंटेनर लिया, ठीक है, क्लोज कंटेनर है सारे, और उसमें हमने इक्वल क्वांटिटी का पानी भर के रख लिया, मतलब इक्वल क्वांटिटी में वाटर भर के रख लिया सॉल्वेंट। ठीक, पहले वाले कंटेनर में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर है, इसमें कोई सॉल्यूट नहीं मिलाया। आपको इतना जरूर पता है कि भाई किसी भी लिक्विड के सरफेस पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वही वेपराइज होते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये धड़ाधड़ वेपराइज हो रहे थे, क्यों? क्योंकि इस लिक्विड के सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड के ही पार्टिकल है, मतलब वाटर के ही पार्टिकल है, तो उनको जितनी जगह उड़ने को मिली वो खूब उड़े और खूब वेपर बनाए, और इस वजह से यहाँ वेपर प्रेशर भी इस वाटर का इस कंटेनर में ज्यादा आया। तो हमने कहा मान लिया ऐसे ही हाइपोथेटिकल कहानियां हैं, ये सारी हाइपोथेटिकल काल्पनिक कहानियां हैं, तो यहाँ पर हमने ऐसे ही मान लिया कि यहाँ पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 10 आ रहा है। अब हमने क्या किया कि अलग कंटेनर एक लिया, उसके अंदर में हमने उतना ही वाटर लिया और उसमें सॉल्यूट मिला दिया। अब जब सॉल्यूट मिला दिया तो वो बन गया सोल्यूशन, और अगर वो सोल्यूशन बन गया है तो वो जो भी सोल्यूशन है उसके लिक्विड सरफेस पर, जो भी सोल्यूशन का सरफेस है उसमें भाई सॉल्यूट के पार्टिकल भी होंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे। अब आप खुद देखिए, अगर सॉल्यूट भी आ गया है तो सॉल्यूट भी अपनी जगह मांगेगा उस सरफेस पर। तो सॉल्यूट ने मान लीजिए इतनी सी जगह कैप्चर कर लिया, तो अब वाटर को वेपराइज होने के लिए कम जगह मिल रहा है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्टिकल है वाटर के जो उड़ रहे हैं। यहां पे पानी के बारे में देखोगे तो 5 ही पार्टिकल उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि सॉल्यूट पिक्चर में आ गया। हमने कहा कि ये जो कोई भी सॉल्यूट है ये इसके अंदर जाके 2 पार्टिकल में टूट रहा है। ये दोनों पार्टिकल यहां पे ऐसे दिखा दिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक इमेजिनरी कहानी है, सिर्फ आपको आसानी से समझाने के लिए। तो ये सॉल्यूट 2 पार्टिकल में टूट रहा है इसके अंदर जाके, तो हमने यहाँ 2 पार्टिकल बैठा दिए और हमने कहा देखो इसके आने से वाटर के वेपराइजेशन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब वाटर के लिक्विड पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ गए, तो यहां पर कम वाटर वेपराइज होगा, पक्की बात। तो यहां पे ये हो गया कि भाई वेपर प्रेशर में फर्क आ गया। अब जब सॉल्यूशन बन चुका है तो वाटर के लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो यूज करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब वही वाटर जब पहले था तो उसका वेपर प्रेशर 10 आया करता था, वही वाटर जब ये सॉल्यूट के साथ मिला तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, कम होकर कह दिया कि भाई चलो 7 हो गया। ठीक, अब देखो हमने मार्केट से ऐसा सॉल्यूट ले आया जो उतने ही पानी में डिसॉल्व होके ज्यादा पार्टिकल में टूट रहा है, मतलब ये जो भी सॉल्यूट है वो ज्यादा पार्टिकल में टूट रहा है। भाई ज्यादा पार्टिकल में टूट रहा है तो इसका कब्जा भी इस लिक्विड सरफेस पर ज्यादा होगा, और जब ये नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इसके ज्यादा हो रहे हैं, जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये ज्यादा पार्टिकल में टूट रहा है, और ज्यादा पार्टिकल में टूट रहा है तो डेफिनेटली लिक्विड सरफेस पर इसका कब्जा भी बढ़ गया होगा, और लिक्विड सरफेस पर अगर इसका कब्जा बढ़ा तो इसका मतलब वाटर का कब्जा थोड़ा कम हो गया होगा पहले के मुकाबले। अब कम वाटर के पार्टिकल वेपराइज हो रहे हैं। तो आप कुछ देख पा रहे हैं इसमें ये चल रहा है कि ये जो सोल्यूशन है, जो भी ये दोनों सोल्यूशन बनाया है, इस सोल्यूशन में कौन कितना वेपराइज, जैसे ये वाटर कितना वेपराइज हो रहा है, यहां पे वाटर कितना वेपराइज हो रहा है, ये आप देखिए सोल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल कम है, सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है, तो क्या फर्क आया, इस सोल्यूशन के वेपर प्रेशर पे फर्क आया।
अब जब इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे फर्क आया तो इसका मतलब कई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो वेपर प्रेशर पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं, तो उन सब पे भी फर्क आएगा। यानी कि सॉल्यूशन की वो तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज 4 होती हैं, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे, ना कि सॉल्यूट के नेचर पे, कि वो सॉल्यूट हरा है कि वो लाल है, इस सब बातों पे, कि वो छोटा है कि बड़ा है, इन सब बातों पे डिपेंड ना करे। तो सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे, ना कि उस सॉल्यूट के नेचर पर, इस तरह के फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्योंकि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल जब बड़े घटेंगे तो डेफिनेटली उस सॉल्यूशन के कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे जिस पर फर्क आएगा, क्योंकि यहां आप साफ देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर में फर्क आ रहा है। ठीक है, तो इसको और इजी वे में समझने के लिए एक एग्जांपल और है, उससे समझते हैं। अब देखिए, इसको रियल एग्जांपल से समझना है, क्योंकि ये तो एक हाइपोथेटिकल था, बस यहां पे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल जाने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से क्या क्या फर्क आ जाता है, बस वो दिखाया गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल से हम कैसे अपने माइंड मैप कैसे हमें बनाना है। ठीक है, तो अब जो एग्जांपल है वो एक रियल एग्जांपल है, और रियल एग्जांपल में हमने क्या किया, 2 सॉल्यूशन बनाया है। जितना वाटर इसके अंदर है उतना ही वाटर इसके अंदर है। वॉलेटाइल सॉल्वेंट मतलब ये भी वाटर ले लिया है, और फॉर एग्जांपल ये भी वाटर ले लिया। दोनों कंटेनर में वाटर की क्वांटिटी क्या है, सेम है। अब यहां पे देखिए, हमने 1 मोल यूरिया मिलाया, इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 यूरिया के पार्टिकल होंगे। और इसके अंदर हमने क्या किया, 1 मोल ग्लूकोज मिलाया, तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर भी 6.023 इंटू 10 पावर 23 ग्लूकोज के पार्टिकल होंगे। तो भाई जरा प्यार से बात समझो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट, जो घोलने जा रहे हो सॉल्यूट, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। नेचर मैंने आपको बता दिया, ये फर्टिलाइजर है और वो क्या है, एक शुगर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। अगर इसमें, इस सॉल्यूशन में, इन दोनों अलग अलग सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो डेफिनेटली इन दोनों सॉल्यूशन की कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो आपस में सेम होगी, और उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। ऐसे ही तमाम 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो फाइनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, the physical property of solution which depend upon number of particle of solute, which depend upon number of particle of solute but do not depend on nature of solute। solute के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। Those physical properties are, यही आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और सारे 4 के चारों इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 4 जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, और इन्हीं 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और उनमें से पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने खुली है, इस स्लाइड की सबसे ज्यादा जरूरत हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने देखा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो इस तरह हमें ये जान लेना जरूरी है कि किस तरह के सब्सटेंस वाटर में जाके टूटते हैं और किस तरह के सब्सटेंस वाटर में जाके नहीं टूटते हैं, किस तरह के सब्सटेंस टूटेंगे तो कितने पार्टिकल देंगे, टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, और किस तरह के सब्सटेंस वाटर में जाके नहीं टूटते, इसका नॉलेज हमें पहले ही होना चाहिए। तो यहां देखिए, 2 तरह के हमारे पास सॉल्यूट यानी कि 2 तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं। पहला होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जो पानी में जाके नहीं टूटते हैं, उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की गिनती में कौन कौन आएगा, शुगर है, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। इसका एग्जांपल मिले तो कह देना भैया ये लोग जाके वहां नहीं टूटते हैं। यूरिया है, यूरिया भी पानी के अंदर जाके नहीं टूटेगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल है, पानी में नहीं टूटेगा। एस्कॉर्बिक एसिड है, पानी में नहीं टूटेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये वो सॉल्यूट है जो पानी में जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में नहीं टूटते हैं। और जो पानी में जाके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस में नहीं टूटते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब सेकंड आइए इलेक्ट्रोलाइट, इसकी जरूरत भी बहुत पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जो पानी में जाके क्या बना दे, आयंस बना दे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाके क्या होते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और हर आयनिक कंपाउंड क्या होगा,
क्या होगा हर आयनिक कंपाउंड? इलेक्ट्रोलाइट होगा। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। यानी जब भी आपको मेटल नॉन मेटल का कंपोजिशन मिले तो समझ लेना वो आयनिक कंपाउंड है। और अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो ये वाटर में जाके क्या होंगे? नंबर ऑफ आयंस में टूटेंगे। जैसे NaCl 2 पार्टिकल में टूटेगा, Na+Cl-, इसी तरह ये तमाम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूटेंगे। तो फाइनली जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में नहीं टूटते हैं, जो आयंस नहीं बनाते हैं, पानी में जाके जो आयंस नहीं बनाते हैं उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और पानी में जाके जो आयंस बनाते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड के लिए याद रखिएगा मेटल प्लस नॉन मेटल से बना हुआ कंपाउंड होगा, वो आयनिक होगा और वो पानी में जाके टूटेगा। और जो पानी में टूटते हैं उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और जो पानी में नहीं टूटते हैं उसे क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब बढ़ते हैं आगे। अभी तक की पढ़ाई में हमने इतना सीख लिया है कि इस चैप्टर में अगर कोई भी अब आपसे पूछे कि कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। और इसके साथ साथ 2 पॉइंट आपको और जोड़ना है, उसको भी देखिए क्या क्या, वो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है? तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब एक एक करके हम लोग सीखेंगे कि ये लोग क्या है, क्या कॉन्सेप्ट इसमें है। ठीक है, तो अभी बस नाम सुनना है आपको। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 नंबर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप ध्यान से समझिए, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते बोलते आपके माइंड में चढ़ जाएगा वेपर प्रेशर, और आपको कोई फंसा देगा। आपसे कोई पूछेगा क्या वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप कहेंगे नालायक हो, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोई आपको फिर फंसाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, क्या बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? आप कहोगे भाई बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे यहां पे देखो, पढ़ते पढ़ते दिमाग पे छा जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपके माइंड में चढ़ सकता है। अब आपसे कोई पूछा फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप कहेंगे नहीं, ये फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर चलो ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो एक बात आपको ये जान लेना था, ठीक है। और दूसरी बात क्या जाननी है वो समझिए। जो हम सॉल्यूट मिलाएंगे, तो भाई सॉल्यूट भी 2 तरह के होते हैं, वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? जो वेपर बनाते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं? जो वेपर नहीं बनाते। तो जब आप रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ रहे होंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे होंगे, तो इन तीनों में अक्सर आप देखेंगे कि हम लोग जो सॉल्यूट मिला रहे होंगे वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे होंगे, मतलब ऐसे सॉल्यूट जो वेपर नहीं बनाते, वो इन तीनों में मिलते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर में तो खैर 2 टाइप के सोल्यूशन की बात होती है, तो उसमें हम लोग इस सॉल्यूट की बात नहीं करते हैं। तो फाइनली आपको क्या दिमाग में लेके चलना था? 3 पॉइंट, कि हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, जितने भी इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें 3 में जो सॉल्यूट मिलाएंगे वो कैसे होंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होंगे, मतलब वो वेपर नहीं बना रहे होंगे, या फिर लेस वोलेटाइल वाले सॉल्यूट मिलाएंगे जो ज्यादा अच्छा वेपर नहीं बनाते, उस तरह के सॉल्यूट इन 3 कॉन्सेप्ट्स में मिलेंगे। और चौथे वाला है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके लिए सॉल्यूट की कोई बात नहीं है, सोल्यूशन की बात होनी है, तो वो वहीं पे आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली ये भी आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। वैसे तो हमें अभी आज के टाइम पर हमने रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं पढ़ा है, तो हमें नहीं पता क्या होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ा है, तो हमें नहीं पता क्या होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी नहीं जानते क्या होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई क्या होता है ये भी नहीं जानते। लेकिन इतना तो आज के डेट में हम जान गए हैं कि भैया ये चारों कुछ और नहीं क्या होते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। मतलब ये चारों जो कॉन्सेप्ट है ये किस बात पे डिपेंड करते हैं वो क्लियर कर लो अभी का भी, और हर सेशन में ये पॉइंट आपके सामने आएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ये चारों लोग किस पर डिपेंड करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, किसका? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका होता है? सॉल्यूशन का होता है। तो अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ये देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1m, इसका भी 1m, इसका भी 1m, इसका भी 1, अगर दिए हुए सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये चारों लोग सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेंगे। जिस मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे ही बोलूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपके माइंड में ये चारों पिक्चर में आ जाने चाहिए। तो ये चारों लोग किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। कब? जब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, जब सॉल्यूशन के जो दिए हुए सॉल्यूशन है उनका कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मतलब जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ज्यादा पार्टिकल होंगे उस सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको दिया है, तो यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है तो नहीं टूटता है, इसे आप एक पार्टिकल के नाम से जानिए।
कि एक ही पार्टिकल में रहता है। ये जा करके टूटेगा 2 पार्टिकल में Na+Cl-, ये जाके टूटेगा 3 पार्टिकल में Mg+2 और 2Br-, 3 पार्टिकल में, और ये जाके टूटेगा 2 Al और 3 सल्फेट आयन, टोटल 5 पार्टिकल में। तो ध्यान से देखिए, चूंकि इन सारे चारों सॉल्यूशन का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, 5 पार्टिकल है। तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे Al2SO4 थ्राइस की। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, Al2SO4 थ्राइस का। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसमें ज्यादा होगा, Al2SO4 थ्राइस का। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, Al2SO4 थ्राइस का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसमें ज्यादा होगा, Al2SO4 थ्राइस का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा मतलब वो चारों लोग ज्यादा। अब वो चारों क्या क्या हैं वो तो अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे, क्लियर। तो अभी के टाइम पर तो इतना सीखें। अब देखिए, अगर कोई केस ऐसा आ जाए कि जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ही सेम हो जाए, मतलब जितने सॉल्यूशंस दिए वो सब 2-2 पार्टिकल में ही टूट रहे हैं, पहला वाला भी 2 पार्टिकल में, दूसरा वाला भी 2 पार्टिकल में, तीसरा सॉल्यूशन भी 2 ही पार्टिकल में, मतलब सॉल्यूट 2-2 पार्टिकल में ही टूट रहे हैं। अब क्या करेंगे, जब सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे तो उस समय आप देखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज is directly proportional to effective concentration या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये फंडा लेके हम जाएंगे और इस पर बेस्ड खूब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे। तो आज तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन था, मतलब समझाना था कि आखिर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या और आगे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, उस मकसद से आपको ये समझाया गया है, क्लियर। तो आगे के सेशन में हम लोग 1 by 1 RLVP खोलेंगे, डेल्टा टीबी खोलेंगे, डेल्टा टीएफ खोलेंगे और पाई खोलेंगे और उसको आपको हम फटाफट समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।